अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इसका फर्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसको ज़रा अच्छी तरह सुनिएगा, लिखिएगा बल्कि इसको आप, और याद करने के बाद प्रॉब्लम हुई तो वो इंशाल्लाह फिर हम जब ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे इसके डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का पार्ट है। इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। बड़ा इजी था, मतलब एफएससी के अंदर भी मौजूद है और मैट्रिक लेवल पे भी थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर वो ऐड किया जाता है। ये वही सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे फ़र्क इतना होता है कि हम थोड़ा थोड़ा जो मैथमेटिकल काम है वो शुरू कर देते हैं। अदरवाइज थ्योरी एक जैसी है, कोई इतना बड़ा और इतना मुश्किल काम आपके लिए ये नहीं होगा। तो हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन दिया कि थर्मोडायनामिक्स की इंपॉर्टेंस को वाजे करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। ये सारा इसी चैप्टर इसी चीज़ों को डील करेगा कि आप पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद इसकी 4 एप्लीकेशन हैं उनको एक एक करके आप एक्सप्लेन करना शुरू करें तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है क्या? एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ना, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वो क्या होती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक बड़ी मशहूर से डेफिनेशन है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट होती है, लेकिन कभी एनर्जी ज़ाया नहीं होती और कभी एनर्जी नए सिरे से प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसको भी वो इसी तरीके से कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि थर्मोडायनामिक के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करना है और ये किसी और फॉर्म में शिफ्ट हो गई। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बट टोटल एनर्जी रिमेन्स है। It means when heat energy is added to system, it increases the internal energy and perform some work। यानी कि ये कह रहा है कि जब हम एक सिस्टम है, आप गैस का एक सिलेंडर समझिएगा कि हमने उसको हीट एनर्जी देनी है। आप जैसे उसको हीट एनर्जी देंगे, उससे जो मालिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, यानी उनको एनर्जी मिलेगी। उनको जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी हमने उसको प्रोवाइड की हीट एनर्जी, अब वो किस में शिफ्ट हो गई? इंटरनल एनर्जी में। और वो क्या करेगा, वो जितने मालिक्यूल्स हैं जब वो रैंडमली तेज तेज मूव करेंगे तो फिर वो पिस्टन को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। तो जब वो पिस्टन को ऊपर पुश करेंगे तो फिर वर्क भी होगा। तो इसका मतलब जो एनर्जी आपने दी वो दो चीज़ों में शिफ्ट हो गई, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया और दूसरे उसने कुछ वर्क कर दिया। यानी यूँ कह लो कि अगर आपने कोई 10 जूल एनर्जी उसको प्रोवाइड की हीट की फॉर्म में, तो हो सकता है कि वो कोई 5 से 6 जॉल उसने इंटरनल एनर्जी में इजाफा किया, बाकी जो 4 जॉल की एनर्जी है वो उसने वर्क में शिफ्ट कर दी। और दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो आगे देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर, कंसिडर एन आइडल गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद मूवेबल पिस्टन। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाय अमाउंट डी ई। ये नंबर सिंबल आप याद करना शुरू कर दीजिएगा कि यहाँ पे वो पहली चीज़ बता रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको डी ई से शो किया जाएगा। ई ई इंटरनल एनर्जी, आई एन टी लिखा हुआ है साथ छोटा सा, इंटरनल एनर्जी, और डी ई मतलब जो चेंज इसमें आना है, जो टोटल एनर्जी इसमें होगी। एंड डी डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन इट्स सराउंडिंग। ऑन इट्स सराउंडिंग का मतलब क्या है कि सिस्टम ने करना है सराउंडिंग के ऊपर। ये बातें हम पहले कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर के सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो गैस का सिलेंडर है, गैस के मालिक्यूल ने जब फोर्स लगानी है तो डेफिनेटली ये वर्क ऑन द सराउंडिंग होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसे एक्सप्लेन की जाती है कि डी क्यू जो हीट हमने दी वो शिफ्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। तो डी ई आप इसमें लिखेंगे इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, साथ सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग के ऊपर। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिस्टम वर्क करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उस केस में वर्क पॉजिटिव होगा। तो वर्क जब सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव होता है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ ऐसा लिख लें, ये माइनस डी डब्ल्यू दूसरी साइड पे ले जाओ तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू डी। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत अहम चीज़ें हैं, यानी इसके बगैर आपके रिजल्ट सारे ख़राब हो जाएंगे। अगर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, तो ये सारा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। The work done is taken negative when VF is greater than VA. Work is taken as positive when VF is less than VI. ये वही सारी बातें हैं जो लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। फॉलोइंग साइन कन्वेंशन मस्ट बी अडॉप्टेड। नीचे उसमें वो बता दिया कि कौन कौन सा साइन आपने पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो 1 2 3 तीन पॉइंट है, यानी वो DE DQ DW के बारे में बताएगा। पहले उसे हीट लिखा, हीट सिस्टम में आ जाए तो पॉजिटिव, निकल जाए तो नेगेटिव। यानी अगर आप कंप्रेस करते हो तो हीट एनर्जी आ जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, और जब एक्सपैंड करेंगे तो ये नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। ये आ जाए तो पॉजिटिव, निकल जाए तो नेगेटिव है। और इसके बाद सेकंड है वर्क डन। वर्क वर्क नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव, वो ऊपर ही बात होगी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो वर्क नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो वर्क पॉजिटिव, यानी कि वर्क बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। और थर्ड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डेफिनेटली जब हीट एनर्जी आएगी तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, और जब हीट एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी तो इंटरनल एनर्जी में लॉस होगा, नेगेटिव होगी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हम करते हैं तो उस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, पॉजिटिव होगी। और जब सिस्टम खुद वर्क करता है, एक्सपैंड होगा, तो उस केस में ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव हो। सो 1 2 एंड 3 दीज आर द साइन कन्वेंशंस टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन इसे एक और अंदाज में बयान की। कहता है ये जो इक्वेशन आपको नजर आई, DQ+DW=DE। ये जो DE है ना, ये है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन से मुराद होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मसलन आप अपने कॉलेज में आते हो अपने घर से, तो आप घर से कॉलेज जब आएंगे तो आपके डिफरेंट रूट्स होंगे, आप रोजाना कोई रास्ता बदलते होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपने आना कॉलेज में ही है। तो आप घर से कॉलेज आते हैं तो सेम वर्क आप कर रहे होते हैं, तो जिस मर्जी रास्ते से आ जाए, सेम ऐसे इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक में होती है कि आप जो मर्जी प्रोसेस कर लें, डिफरेंटली करके पहुंच जाएं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम होगी। या यूं कह लें कि इंटरनल एनर्जी क्लोज पाथ में जीरो होगी। मसलन आप इसको देखें, आपके इधर कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, जिसमें उसने एक कंडीशन वाजे की कि लेट ये वाली जो हमारे पास है ये इनिशियल स्टेट है, और ये वाली हमारे पास फाइनल स्टेट है। हमने इनिशियल से चलना है सिस्टम को लेके, और फाइनल तक आना है इन द डिफरेंट पाथ्स। मसलन पाथ वन को ज़रा चूज करते हैं। पाथ वन में आपको जो चीज़ मिल रही है, पाथ वन में कहता है कि जी आप पहले इधर से इधर चलें एक ही तरफ। ठीक हो गया, एक ही तरफ। और आप देख सकते हैं कि ए वाला एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें P1 प्रेशर है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पाथ में जब इनिशियल से ए पे जाओगे तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V1 से VI से VF। उसके बाद फिर आपने ए से आ जाना है एफ की तरफ, ए से एफ की तरफ। डेफिनेटली वॉल्यूम अब कांस्टेंट हो गया, ठीक है, VF वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया लेकिन प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो ये जो पहला प्रोसेस है I to A, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, और जो दूसरा A to F ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो आप दो प्रोसेस कंप्लीट करते हुए इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंच गए। तो ये से फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑपरेट फ्रॉम इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट I to स्टेट A एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉलोड बाय फ्रॉम स्टेट A to फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट F एट कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस पाथ। यानी I से A पे जाना है तो कांस्टेंट प्रेशर है, A से F पे जाना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पाथ पे हमने आई से ए और ए से एफ पे चले गए। दूसरा एक और इसमें सेकंड पाथ जो आपको इसमें नजर आएगा, वो कुछ इस तरीके से है कि आप ए से बी की तरफ पहले आओ, इस तरह की ये जो कर्व होती है ना, ये वाली इस तरह की कर्व, इसे कहते हैं आइसोथर्म। मतलब ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आप आई से चलो बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस से, उसके बाद फिर आप बी से चलो एफ की तरफ। और डेफिनेटली ये वाला प्रोसेस चूंकि P F प्रेशर पे हो रहा है तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कांस्टेंट प्रेशर है, वर्टिकल लाइन है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है।
तो सेकंड पाथ में क्या हुआ जी, सेकंड पाथ में हम आई से बी पे गए, इनिशियल से बी स्टेट पे गए आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और बी से एफ पे चले गए कांस्टेंट प्रेशर को फॉलो करते हुए। तो ये नीचे सेकंड पाथ के अंदर ये सारा लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, थर्ड पाथ पे आते हैं। जो थर्ड पाथ है, थर्ड पाथ के अंदर उसने किया कि आई से चलें जी सी की तरफ, इधर एस से, ये तेजी, ये जरा स्टीप कर्व है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इस कर्व को एडियाबैट कहते हैं। तो आई से सी की तरफ चलो एडियाबैटिकली, और उसके बाद जब आप एडियाबैटिकली सी पे आ जाओगे तो फिर सी से चले जाओ एफ की तरफ। तो ये वर्टिकल लाइन है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो पहले हम एडियाबैटिक से आए, फिर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम से आए, तो ये भी हम कहाँ पहुंचे जी, एफ पॉइंट पे। यानी हम चले आई से और पहुंचे कहाँ पे, एफ पे। कभी हमने फर्स्ट पाथ चूज किया, कभी सेकंड चूज किया, कभी थर्ड किया, डिफरेंट प्रोसेसेस में ही। कभी कांस्टेंट प्रेशर था, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम है, कभी कांस्टेंट टेम्परेचर है, और कहीं पे एडियाबैटिक प्रोसेस है। बहरहाल पहुंचा हमने आई से एफ की तरफ। तो ये वो कहता है कि आप आई से एफ पे जा रहे हो, आप चाहे पाथ वन चूज कर लो, चाहे पाथ टू चूज कर लें, चाहे पाथ थ्री चूज कर लें, ये डिफरेंट प्रोसेसेस से अगर आप फाइनल स्टेट एफ पे पहुंचते हो तो ये हमेशा इंटरनल एनर्जी सेम होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सेम होगी, ये यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है। इट इज फाउंड दैट सम डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हैज द सेम वैल्यू फॉर एवरी पाथ बिटवीन इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये इसकी फीचर्स लिखी हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ पहले मैंने आपको बताई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कि, तो पहला इसका पॉइंट है कि जी ये हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएगा। नंबर टू की ये मैथमेटिकल रिलेशन है वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट का। साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है इसके। और उसके बाद फर्स्ट लॉ बताता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस में चार तरह की एप्लीकेशन है जी। इसमें एक एक करके मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट लूँगा। एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस है। सेकंड एप्लीकेशन इसकी आइसोथर्मल है जिसमें टेम्परेचर सेम होता है। आइसोबैरिक है जिसमें प्रेशर सेम होता है। आइसोकोरिक है जिसमें वॉल्यूम सेम होता है। और एडियाबैटिक में हीट एनर्जी ना एंटर होती है ना लीव करती है। ये चार तरह के प्रोसेसेस हैं जिसको एज ए एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का ये लेक्चर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, जिसके अंदर हमने इसकी एक एक करके जो एग्जांपल्स हैं, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये ज़रा अच्छी तरह से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो ये इंशाल्लाह फिर हम ऑन कैंपस जब लेक्चर पे आएंगे तो वहाँ पे हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।